नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे सुप्रिया श्रीनेत के बारे में। दरअसल हम और आप जान रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है और उसमें पहुंचकर हालांकि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी पहुंचे, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ। अडानी घोटाले का मामला होता है तब भी वो सबसे आगे रहती हैं। पवन खेरा का जिक्र होता है, उनको बचाने के लिए सड़कों पर आगे रहती हैं। ईडी और सीबीआई का छापा या फिर ईडी का समन जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जाता है तब भी वो आगे रहती हैं। हर मसले पे आगे रहती हैं। और आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे शायराना अंदाज में मोदी सरकार पर जिस तरीके से वो हमलावर हो रही हैं, जो कच्चा चिट्ठा खोल रही है, वो हम सबको सुनने की ज़रूरत है। और 2024 में क्या होने वाला है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस की तैयारी, उनका प्लान कैसा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ज़रा देखिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं। आर्थिक प्रस्ताव पर बोलते वक्त मुझे लगता है ज़रूरी है कि पहले असलियत का आईना दिखाया जाए। और वसीम बरेलवी की एक लाइन है जो असलियत बिल्कुल हूबहू बयां करती है। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े हैं झूठे, ये दावे किताबी हैं। यही असलियत मोदी सरकार की है। और आज जब हमारा 25वां महाधिवेशन हो रहा है, इस महाधिवेशन के वक्त ये देश बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से, भूखमरी से, कुपोषण से, बढ़ती हुई गरीबी से और अडानी के एक बड़े स्कैम से जूझ रहा है, जिस पर इस सरकार की चुप्पी बरकरार है। और इसीलिए हमारा जो रेजोल्यूशन है, हमारा जो प्रस्ताव है, वो इस सबको छूता है। मोदी सरकार से बेरोजगारी की बात करो तो कहते हैं पकौड़ा तल लो, पर पकौड़ा तलने वाला तेल आपने 90 से 220 कर दिया और आटे पर भी GST लगा दिया। पकौड़ा तले तो तले कैसे? महंगाई की बात करो तो इस देश की वित्त मंत्री कहती है मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, बाकी देश खाता है। बाकी देश की महंगाई से आपने लगातार कमर तोड़ी है। और इसीलिए जो हमारा इकोनॉमिक रेजोल्यूशन है, जो आर्थिक प्रस्ताव है, वो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर कबीर 4000 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तो वो अजनबियों को गले लगा रहे थे, वो लोगों के आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन वो युवाओं के टूटे हौसले इस देश के बिखरे सपने को भी बटोरने का, जोड़ने का काम कर रहे थे। और वही हमारी रेजोल्यूशन का पार्ट है। हम आर्थिक असमानता कम करने पर प्रतिबद्ध हैं, हम भुखमरी को खत्म करने पर प्रतिबद्ध हैं, हम रोजगार बनाने पर प्रतिबद्ध हैं, हम महंगाई को नियंत्रण में लाने पर प्रतिबद्ध हैं। मैं आपसे पूछती हूं, जो महंगाई की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात करो या मंत्रियों से बात करो, तो वो ऐसा सच्चाई से पलड़ा झाड़ लेते हैं, उनको महंगाई का आईना दिखाओ तो आंखें मूंद लेते हैं। और प्रधानमंत्री तो मुंह में दही जमा लेते हैं, वही दही जिस पर उन्होंने GST लगा दिया है। यह देश महंगाई से जूझ रहा है, इस देश की आय कम हुई है, बेरोजगारी ज्यादा, और इसीलिए महंगाई एक बहुत बड़ी भयावह समस्या हमारे सामने बनकर खड़ी है। क्या कुछ किया नहीं जा सकता है महंगाई को लेकर? बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या महंगाई खत्म नहीं हो सकती है? क्या पेट्रोल डीजल का दाम नियंत्रण में नहीं आ सकता? आ सकता है। लेकिन यह सरकार मुनाफाखोरी करना चाहती है, ये पैसा बनाना चाहती है, आपकी जेब पर डाका डालना चाहती है, इसलिए महंगाई को खत्म करने का नाम नहीं ले रही। मैं आर्थिक असमानता पर बात करूंगी। 1% देश के पास 40% संसाधन है। 1% देश के पास अगर 40% संसाधन है, तो अडानी जी के महास्कैम के बारे में कौन बात करेगा? एक व्यक्ति जिसको आपने 609 नंबर से दूसरे नंबर पर लाकर विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में बिठा दिया, आज वो आक्षेपों के घेरे पर हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप है। उनके ऊपर आरोप है स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी करने का, उनके ऊपर आरोप है पैसा बनाने का, उनके ऊपर आरोप है बेनामी संपत्ति का। आपने उनको मोनोपोली दी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, कृषि में, खाद्य में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन जब आज उनके आक्षेप सामने आए हैं, आरोप सामने आए हैं, तो प्रधानमंत्री का गला सूखने लगता है। और जब राहुल जी उनसे लोकसभा में और हमारे अध्यक्ष उनसे राज्यसभा में सवाल पूछते हैं, तो उनके कांपते हाथों से वो पानी पीते हैं। लेकिन एक भी संस्थान उनके खिलाफ एक्ट नहीं करता है। कहाँ है सेबी, कहाँ है RBI, कहाँ है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कहाँ है ईडी, कहाँ है
इनकम टैक्स कहाँ है, SFIO कहाँ है, MCA, एक शब्द नहीं बोला जाता है। अडानी के खिलाफ दुनिया भर के संस्थान, दुनिया भर के मार्केट्स, दुनिया भर के बैंक उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और वहां पर एक लाइन है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही असलियत है। एक व्यक्ति एक्शन लेने को तैयार नहीं है। डाउ जोन्स और S&P एक्शन ले रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्शन ले रहा है, क्रेडिट स्विस एक्शन ले रहा है, सिटी बैंक एक्शन ले रहा है, यूके का रेगुलेटर एक्शन ले रहा है, लेकिन हम एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और इसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। जब आप एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घूमते हैं और उनका व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती गरीबी पर, आर्थिक असमानता पर बोलने का ना हौसला रखते हैं, ना बोलने की नैतिकता रखते हैं। बहुत लंबी बात नहीं करनी है। यहां पर मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी जो चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, लोगों की बात सुनती है और उसी के बल पर हमारा नीति निर्माण होता है। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो जो हमारी तीनों सरकार ने करी, या चाहे अर्बन मनरेगा हो, या हेल्थ की व्यवस्था हो, या न्याय स्कीम जो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करी, यही हमारा खाका है, यही हमारा प्रारूप है। यूपीए की सरकार ने 2004 से 14 के बीच में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वापस ढकेलने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि 1991 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था इस देश में, और आज वक्त आ गया है एक नई सोच का, एक नई आशा का, एक नई उम्मीद का, जो भारत जोड़ों से जग रही है, जो कांग्रेस के इस मंच से जग रही है, जो हमारे नेताओं से जग रही है। युवाओं को रोजगार देना हमारा परम कर्तव्य है। और अगर आप मुझसे पूछिए कि नंबर 1 टू नंबर 10 क्या प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, तो रोजगार, रोजगार, रोजगार और महंगाई को खत्म करना होना चाहिए। युवाओं की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहते हैं तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। इसीलिए युवाओं की बात करनी जरूरी है, महिलाओं की बात करनी जरूरी है, खेतिहर मजदूर की बात करनी जरूरी है, किसान की बात करनी जरूरी है, और उसी का खाका हमारा इकोनॉमिक रेजोल्यूशन तैयार करता है। हम प्रतिबद्ध हैं सबको, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जनता हमारा साथ देगी, और हम जो करना चाहते हैं जनता के लिए वो जरूर करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करती हूं कि कमलनाथ जी की अध्यक्षता में जो आर्थिक प्रस्ताव यहां पे रखा गया, उसका हाथ उठाकर अनुमोदन करने का कष्ट करें। आपने देखा और आप देखकर समझ गए होंगे कि वहाँ तमाम दिग्गज मौजूद हैं। दरअसल 2024 के चुनाव को कैसे जीता जाए, कैसे मोदी सरकार को चुनौती दी जाए, उनसे कैसे मुकाबला किया जाए, इसके लिए खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेरा, तमाम जो दिग्गज है वो दरअसल जो है एकजुट होकर प्लान, कहीं ना कहीं मेन मकसद यही है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त तमाम लोग एक साथ आए थे और हर एक मसले पर सुप्रिया श्रीनेत जो है हमलावर रहती हैं। अगर सरकार राहुल गांधी वैसे ही लेकर दे चुके हैं कि 2024 में उनकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है कि क्या अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो कौन सा स्थान सुप्रिया श्रीनेत का हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में आप देखते हैं स्मृति ईरानी बहुत बोलती थी, उनको भी जगह मिला। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नेताओं उसमें थे जो उनको मौका मिला, तो क्या अगर सरकार इनकी बनती है तो सुप्रिया श्रीनेत का बहुत बड़ा कद बढ़ जाएगा? सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा है मोदी जी को लेकर, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।